Morning to all of you guys. How are you? I'm sure you all are very fine and good. And guys, my name is आशीष. एंड जैसे मैंने आप सबको कल कहा था कि मैं एक शॉर्ट नोट्स की वीडियो बनाने जा रहा हूँ. और गाइज ये सीरीज़ आज फर्स्ट लेक्चर इसका स्टार्ट होने जा रहा है. एंड गाइज दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल जेन्युइन सिविल इंजीनियरिंग. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज ऑन माय न्यू यूट्यूब चैनल जेन्युइन सिविल इंजीनियरिंग. सो गाइज लेट्स कम टू द टॉपिक एंड स्टार्ट आवर स्टडी. सो गाइज आज हम स्टील स्ट्रक्चर, जैसे कि आप सबको कल मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. सो गाइज इधर सीधा टॉपिक पे आते हैं ताकि हम शॉर्ट लेंथ वीडियो बनाकर आपको मैक्सिमम डिटेल आपको दे पाएँ. सो गाइज आज है स्टील स्ट्रक्चर एंड बेसिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लेक्चर 1. तो गाइज आज हम स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. और गाइज इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जो बेसिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज. ये हर किसी एग्ज़ाम्स में एक बहुत सारे एमसीक्यूज बनाता है गाइज. तो गाइज हमें स्टील स्ट्रक्चर के जो बेसिक्स हैं इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और गाइज मैंने ये सब पहले ही रिटर्न कर चुका हूँ ताकि हम हमारा जो कम से कम जो 5-10 मिनट हैं वो बच सके. तो गाइज अभी इसके आगे भी हैं, पर अभी फ़िलहाल इतनी ही लिमिटेड स्पेस है, तो अभी मैंने इतना ही किया है. तो गाइज हम टाइम को ध्यान में रखते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो गाइज आज हैं बेसिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. तो लेक्चर वन. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कार्बन कंटेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स हैं. तो उनमें कार्बन कंटेंट एक बहुत बड़ा रोल कार्बन कंटेंट का एक बहुत बड़ा रोल है. तो गाइज कार्बन कंटेंट अगर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो जो मेंबर हैं, जो आपका स्टील है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और उसकी हार्डनेस भी उतनी अच्छी होगी और ब्रिटलनेस भी उसकी इंक्रीज होगी. बट गाइज अगर हम उसकी डक्टिलिटी की बात करते हैं तो वो कम हो जाती हैं. तो गाइज हमें डक्टिलिटी को भी और स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को भी ध्यान में रखते हुए सब कुछ सोचकर जो इसकी डिज़ाइन किया जाए, इसको जो कंपोजिशन है किसी भी स्टील में वो एक लिमिटेड रखा जाता है. तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिग आयरन. तो पिग आयरन में गाइज जो इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है गाइज 4 to 5%. एंड गाइज पिग आयरन आ गया सबसे ज़्यादा. ये क्या है, इसमें कार्बन कंटेंट होता है किसमें, पिग आयरन में. सो गाइज सेकंड नंबर पे है कास्ट आयरन. कास्ट आयरन है गाइज, इसमें भी इसके बाद 2 to 4.5% इसमें कार्बन कंटेंट होता है कास्ट आयरन में. उसके बाद देखते हैं गाइज कि हाई कार्बन स्टील. तो हाई कार्बन स्टील में गाइज 0.6 to 1.5% कार्बन कंटेंट होता है. उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील को देखते हैं. तो इसमें गाइज 0.25 to 0.6% कार्बन कंटेंट होता है मीडियम कार्बन स्टील में. उसके बाद लो कार्बन स्टील को देखते हैं. तो इसमें होता है गाइज 0.2 लेस देन 0.25%. उसके बाद रॉट आयरन को देखते हैं गाइज. तो इसमें होता है 0.1 से लेस देन 0.1%. उसके बाद प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं जो आयरन, उसमें 0% कार्बन होता है, आप सभी जानते हैं. तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं और आप इसी को जो ये परसेंटेज हैं ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हैं. तो गाइज आप ऐसे ही याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा. और यही एक अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा वाला कार्बन कंटेंट वाला याद करें, फिर उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम याद करेंगे. सर गाइज आप एक बार याद करके देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको लाइफ टाइम ये याद हो जाएगा. सो गाइज फिर आता है कार्बन कंटेंट. जो ये कार्बन है, इस गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेंबर में या किसी भी स्टील में. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर गाइज हम देखते हैं कि कार्बन कंटेंट है, जो कार्बन कंटेंट इंक्रीज करते हैं हम किसी भी स्टील में, तो ये डेफिनेटली जो उसकी हार्डनेस है उसको भी उसी प्रोपोर्शन में क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है. प्रोपोर्शनली होती है हार्डनेस. अगर कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो हार्डनेस भी इंक्रीज होगी. सिमिलरली गाइज अगर देखते हैं स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ भी उसकी इंक्रीज होती है, मतलब प्रोपोर्शनली है स्ट्रेंथ भी. वहीं अगर ब्रिटलनेस देखते हैं गाइज, तो जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ज़्यादा ब्रिटल होगा मटेरियल, तो मीन्स ब्रिटलनेस भी उसकी इंक्रीज होगी. बट गाइज इसका जो इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो डक्टिलिटी पे पड़ता है किसी भी मटेरियल के. जबकि गाइज हमें कि स्टील में अगर स्टील स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ में हमें डक्टिलिटी को भी
डिजाइन करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो गाइज ये ध्यान में रखते हुए कि हम जो डक्टिलिटी है इसकी वो भी डिक्रीज होती रहती है। तो हम स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, या हार्डनेस को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, या ब्रिटलनेस को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं कि डक्टिलिटी उसकी बहुत कम हो जाए। सो गाइज ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। उसके बाद गाइज देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी आजकल देख रहे हैं जितने भी थाली हैं और जितने यूटेंसिल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह मैंने स्टेनलेस स्टील का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है गाइज। तो इसमें गाइज हमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने वाली हैं। सो गाइज दिस इज क्रोमियम, ये अलॉय है। स्टेनलेस स्टील भी क्या है, एक अलॉय है जो जिसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है एंड निकिल होता है। तो गाइज इसमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये बहुत बार ये MCQ आया हुआ है। तो क्रोमियम इसमें होता है 18% एंड निकिल होता है इसमें 8%। सो गाइज दोबारा देख लीजिए कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 18% एंड निकिल 8% होता है। उसके बाद गाइज देखते हैं कि इसमें हम एक तो स्टील में और एल्यूमिनियम में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स का कंपैरिजन है कि जो अल्फा स्टील माने लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है गाइज स्टील का, वो 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं एल्यूमिनियम का देखते हैं गाइज तो वो अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ स्टील होता है जो एल्यूमिनियम का होता है, दैट इज नियर अबाउट 23 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों टर्म जो है लीनियर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो गाइज ये जो एल्यूमिनियम आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेट ट्वाइस ऑफ द स्टील। सो गाइज आपको लीनियर कोफिशिएंट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद गाइज हम देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। गाइज जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है इसकी स्टील की एल्यूमिनियम की होती हैं जो, वो स्टील की 1/3 होती हैं। जितनी मैंने जैसे स्टील की 2.1 × 10⁵ MPa होती है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो एल्यूमिनियम की जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एंड जैसे ये 2.1 × 10⁵ MPa है डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज 0.7 × 10⁵ MPa हो जाएगी। किसकी? ये एल्यूमिनियम की हो जाएगी गाइज। एंड उसके बाद देखते हैं कि गाइज ये इसकी हो जाएगी एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.7 × 10⁵ MPa। सो गाइज उसके बाद देखते हैं कि पोजन रेशियो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर में, खासकर RCC स्टील में। तो गाइज ये माइल्ड स्टील के लिए देखते हैं, अगर माइल्ड स्टील MS माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए गाइज ये होता है 0.286 गाइज। और वही इसकी दो रेंज होती हैं गाइज, एक तो इलास्टिक रेंज और एक तो प्लास्टिक रेंज होती है। तो इलास्टिक रेंज में जो यंग्स मॉडुलस ये इसका जो पोजन रेशो होता है स्टील माइल्ड स्टील का वो 0.30 होता है, और जब प्लास्टिक रेंज में देखते हैं तो 0.50 होता है गाइज। सो गाइज प्लीज़ इस टाइप से आपको याद करना है, ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कि स्टील इज डक्टाइल गाइज, स्टील इज डक्टाइल बट रबर एंड कंक्रीट आर ब्रिटल। स्टील इज डक्टाइल बट रबर एंड कंक्रीट आर ब्रिटल। गाइज जो आप सोच रहे होंगे कि स्टील तो डक्टाइल है, ये तो सही बात है, पर रबर और कंक्रीट में हम दोनों को ब्रिटल कैसे बोल रहे हैं? कंक्रीट को देखते हैं आप तो वो तो ब्रिटल है ही, ओबियस है सभी को। और रबर की बात करते हैं तो रबर गाइज रबर भी एक ब्रिटल है। रबर हम उस बात की नहीं करते जो इलास्टिक रबर होते हैं जो, उनकी बात नहीं करते हैं गाइज। जो हम फर्स्ट जो कच्चा लेटेक्स बोलते हैं जिसको हम पेड़ों से निकालते हैं लेटेक्स, उस रबर की बात कर रहे हैं, रॉ रबर। तो गाइज जो रॉ रबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है, और इसीलिए हमने जो रबर है और कंक्रीट है वो ब्रिटल की कैटेगरी में रखे हैं। और ये गाइज ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन भी होता है कि रबर तो हम बहुत ही इलास्टिक होता है, मीन्स अपना सेप लोड रिमूव करने पर जल्दी गेन कर लेता है, पर तो ये ब्रिटल कैसे हुआ? तो गाइज इसका यही आंसर है कि जो रबर है वो लेटेक्स होता है, जो लेटेक्स की बात है उसकी की जा रही है यहाँ पे बात। अब बात करते हैं गाइज कि स्टील स्ट्रक्चर तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सारे इसके जो डिज़ाइन है स्टील स्ट्रक्चर्स के वो किस में आते हैं, कौन सा कोड है इसके लिए? तो गाइज यहाँ पर दो कोड थे, एक अभी जो लेटेस्ट कोड है वो है आपका IS 2000-2007। तो गाइज ये लेटेस्ट एडिशन है IS 800 का 2007। एंड गाइज ये टोटली LSM बेस्ड कोड है। उसके बाद देखते हैं गाइज इसका जो लास्ट कोड था
लास्ट एडिशन वाला कोड था वो था IS 800 1984, बट गाइस ये WSM बेस्ड था। और गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद गाइस देखते हैं कि स्ट्रक्चर स्टील, जो ये हम गाइस जो स्टील पढ़ रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें जो ये स्टील होता है, इसी को हम जो स्टील यूज़ कर रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील। तो गाइस इसका भी कोड जो IS 2062 कन्फर्म दिस स्ट्रक्चरल स्टील। तो गाइस ये कोड है जो IS 2062 इट कन्फर्म द स्ट्रक्चरल स्टील। सो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही माइल्ड स्टील भी इंपॉर्टेंट है, वो हम गाइस RCC में कवर करेंगे। HYSD भी है, उसको भी हम RCC में कवर करेंगे। माइल्ड स्टील का होता है गाइस IS 432, और वहीं HYSD की बात करते हैं तो आई थिंक दैट इज 1786, IS 1786 HYSD। सो गाइस उसके बाद देखते हैं कि RSJ रोड स्टील जॉइस्ट, ये इसको हम सेक्शन भी कहते हैं। गाइस जनरली हमारे पास 4 टाइप्स के हैं ये। एक तो आई सेक्शन होता है, एक तो आई सेक्शन है जिसको हम बीम सेक्शन भी कहते हैं, दूसरा है टी सेक्शन है, फिर तीसरा क्या है चैनल सेक्शन, एंड फोर्थ है गाइस एंगल सेक्शन। गाइस इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि किस में ISWB आएगा, या किस में ISST आएगा, या किस में ISNT आएगा। तो गाइस इसमें आपको कन्फ्यूजन होता होगा, और एक और कन्फ्यूजन होता होगा कि किस में कितने नंबर्स हैं। तो गाइज आपको नंबर्स तो याद ही करने होंगे कि जो मैक्सिमम नंबर वाले हैं 2 ही सेक्शन है, एक तो आई सेक्शन है और एक टी सेक्शन है। दोनों का क्या है, सिमिलर नंबर है। 5 आई सेक्शन होते हैं और 5 ही टी सेक्शन भी होते हैं। वहीं चैनल सेक्शन की बात करते हैं तो 4 चैनल सेक्शन होते हैं और एंगल सेक्शन 3 सेक्शन होते हैं। गाइज अगर बात करते हैं इसकी आई सेक्शन की, मैं आपको एक की पॉइंट है हमारे, इनमें आपको एक कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा किस में आएगा, कौन सा सेक्शन किस में आएगा। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, मैंने इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी गाइज, मैंने आपको पीडीएफ अटैच करके दूंगा वीडियो में, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज उसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। तो गाइज ये है हमारा आप इससे कर सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं नोट्स, पर जो मेरे पीडीएफ हैं उससे वो आपके लिए वो भी सही है। और वैसे तो मैंने यहाँ पे डिटेल तो रिटर्न किया ही है गाइज। तो जैसे ISJB है, ISJB इंडियन स्टैंडर्ड JB जूनियर बीम सेक्शन, तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शन। वहीं है ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन, फिर ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम सेक्शन, फिर ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लैंज बीम सेक्शन, फिर ISWB मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लैंज बीम सेक्शन। वहीं ISHB है तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन ISHB। गाइस तो ये 5 हैं इसके सेक्शन है, आई सेक्शन है। फर्स्ट ISJB, ISLB, ISMB एंड ISWB एंड ISHB। तो गाइज अभी आपको मैं की पॉइंट्स बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ है जो इसमें आएंगी, जो स्पेशल चीज़ है। उसके बाद टी सेक्शन है, तो इसमें भी 5 सेक्शन है, ISJT, ISLT, ISNT, ISHT एंड ISST। तो सबसे पहले ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन। वहीं ISLT है तो इसका मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन ISLT। उसके बाद है ISNT है। गाइज यहाँ पे देखिए आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर M था मीडियम बीम सेक्शन, तो आप एक याद करने के लिए जो टी में आ जाएगा वो M के बाद वाला लेटर आ जाएगा NT। तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, क्योंकि जो ISNT सेक्शन होता है ये सिर्फ हमारे टी सेक्शन में होता है और किसी भी सेक्शन में आपको ये ISNT सेक्शन नहीं मिलेगा। बाकी उसके बाद आ गया ISHT इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन, फिर ISST इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी सेक्शन। तो गाइज ISST एक और की पॉइंट है हमारा कि जो ISST है ये सिर्फ एक टी सेक्शन में आता है और एक चैनल सेक्शन में आता है। तो गाइज इस टाइप से आप की पॉइंट्स बना सकते हैं आपको लर्न करने के लिए। उसके बाद गाइज देखते हैं चैनल सेक्शन में 4 सेक्शन होते हैं, एक तो ISJC, ISLC एंड ISMC एंड ISSC। तो गाइज चैनल सेक्शन में 4 सेक्शन होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन एंड इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। उसके बाद गाइज देखते हैं एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन गाइज 3 ही टाइप के होते हैं। एक तो फर्स्ट होता है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन, वही दूसरा होता है इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, तो गाइज दोनों का सिंबल सेम ही होता है, उनका एब्रीवेशन सेम ही होता है, ISA
चाहे अनइक्वल हो चाहे इक्वल एंगल सेक्शन हो, तो दोनों का सेम ही सिंबल होगा। वहीं ISBA होता है गाइज, ISBA होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शन। उसके बाद गाइज देखते हैं कि की पॉइंट्स कैसे में इनको लर्न करना है। गाइज सबसे पहले आप देखिए कि ISWB आपको सिर्फ आई बीम में मिलेगा, ISWB सिर्फ आई बीम में मिलेगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये इसी में आएगा और किसी में नहीं आएगा, तो कन्फ्यूजन क्लियर है आपका। क्योंकि होता था आपको कि ISWB टी में भी आ सकता है, चैनल में भी आ सकता है, तो आपको यही लर्न करना है कि ISWB वाइड फ्लैंज बीम सेक्शन जो है वो सिर्फ आई सेक्शन में ही आएगा। वहीं बात करते हैं गाइज ISNT भी गाइज सिर्फ टी सेक्शन में आएगा। और ये भी आपको कन्फ्यूजन होता था कि किस किस में आएगा, तो ISNT नॉर्मल टी सेक्शन ये सिर्फ टी सेक्शन में ही आएगा। बस एक और की पॉइंट है गाइज ISSC, तो ISSC गाइज ये टी चैनल सेक्शन में भी आता है और टी सेक्शन में भी आता है। तो आपको इस टाइप से ये की पॉइंट्स लर्न करने हैं, तो गाइज इजीली आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। एंड उसके बाद देखते हैं गाइज कि रूल्ड बार भी होती है हमारे पास, जैसे हमारे RCC में यूज़ करते हैं और स्टील में भी यूज़ करते हैं। तो गाइज जो ये रोल्ड बार हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट इसमें होता है कि आपका ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार सेक्शन। ये इसका शेप जो क्रॉस सेक्शनल शेप होगा वो इस टाइप से सर्कुलर होगा, सर्किल होगा एक। वहीं दूसरी होती है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। तो गाइस ये है इसका स्क्वायर शेप का साइज होता है। तो उस टाइप से दो चीज़ें हो आती हैं, एक तो फ्लैट आता है और एक प्लेटें आती हैं। एक तो आ गया आपका प्लेट्स, तो प्लेट्स तो आपको गाइस पता ही है, इसका साइज आता है, थिकनेस इसकी स्पेसिफाइड होती है। तो इसका जो साइज आएगा वो क्या आएगा, विड्थ एंड प्लेट है, विड्थ इनटू जो इसका वही है लेंथ है इसकी प्लेट्स की। उसके बाद देखते हैं गाइस फ्लैट आती है एक, फ्लैट्स एक्चुअली में होती क्या है, इनकी गाइस जो फ्लैट्स होती हैं इनकी जो लेंथ है इन कंपैरिजन टू अदर टू डायमेंशन मीन्स थिकनेस एंड विड्थ। थिकनेस एंड विड्थ के कंपैरिजन में ये बी है, विड्थ है, थिकनेस एंड विड्थ के कंपैरिजन में गाइस इनकी जो लेंथ होती है बहुत बड़ी होती है। तो इनको जनरली हम गाइस विड्थ से स्पेसिफाइड करते हैं, ठीक है। एंड यही है गाइस फ्लैट्स एंड प्लेट। तो सारे गाइस ये सारे सेक्शन आपके जो RSJ हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद गाइस देखते हैं कि सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है विंड लोड। तो गाइस आपके लिए लोड डिज़ाइन के लिए आप कोड है जो IS 875 है। तो गाइस उसमें IS 875 के बेसिस पर हमने विंड लोड को डिज़ाइन करते हैं। सारे लोड्स के जो कोड हैं आपके वो IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हैं। तो पार्ट 1 में जैसे क्या आता है डेड लोड आता है, पार्ट 2 में आता है लाइव लोड आता है, पार्ट 3 में आता है विंड लोड एंड पार्ट 4 में आता है इस टाइप से स्नो लोड। तो गाइस आप देख सकते हैं तो एज पर IS 875 क्लॉज 5.3, तो ये 875 की जो IS 875 है इसकी जो क्लोज है 5.3, इसने विंड लोड को इस टाइप से डिफाइन किया है। एक फॉर्मूला दिया है इसने PZ इक्वल्स टू 0.6 VZ स्क्वायर, जिसमें गाइस PZ क्या है, विंड प्रेशर है, और जो VZ है ये क्या है, विंड डिजाइन विंड वेलोसिटी है। VZ है डिजाइन विंड वेलोसिटी। गाइस यहाँ पे जो VZ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसके बहुत सारे MCQ आ रखे हैं, क्वेश्चन आ रखे हैं, RRB में आ रखा है इसको क्वेश्चन कि VZ इक्वल्स टू K1 K2 K3 एंड इनटू VB, ठीक है। तो गाइस VZ तो क्या है, डिजाइन विंड स्पीड है, जबकि VB क्या है, एक्चुअल विंड स्पीड है। गाइस जो K1 K2 एंड K3 हैं ये अलग अलग फैक्टर्स हैं और गाइस इनको याद करने में बहुत आपको कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि VZ क्या है, डिजाइन विंड स्पीड है, और VB क्या है, विंड स्पीड है जो एक्चुअल विंड स्पीड है। वहीं K1 क्या चीज़ है, जो K1 है इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर है, K2 है इसमें टेरेन फैक्टर एंड K3 है इसमें टोपोग्राफिक फैक्टर। तो गाइस इनमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए गाइस आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे मैं आपको याद करने हैं K1 K2 एंड K3। तो गाइस इसमें तीन फैक्टर हैं, K1 K2 एंड K3। तो K1 गाइस क्या है, आपका रिस्क फैक्टर है, K2 आपका टेरेन फैक्टर है एंड K3 आपका टोपोग्राफिक फैक्टर है। तो गाइस मेरे गांव में एक लड़का है T2, तो हम उसको बोलते हैं क्या, रे T2। तो इस टाइप से अच्छा लड़का है वैसे वो।
तो रे T2 बोलते हैं। तो इस टाइप से गाइज आप ट्रिक याद कर सकते हैं, RT2 रे T2, ठीक है। तो R फॉर रिस्क फैक्टर K1, इनको हम एक सीक्वेंस में रखेंगे K1 K2 K3। इसके बाद रिस्क फैक्टर के लिए R आ जाएगा R, और K2 क्या आ जाएगा, K2 के लिए क्या आ जाएगा, ये T आ जाएगा। तो क्या आएगा, टेरेन फैक्टर। वहीं K3 के लिए टोपोग्राफिक फैक्टर। तो गाइज इस टाइप से मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई है रे T2। तो गाइज रे T2 में ये रिस्क फैक्टर K1 है, और T क्या है, K2 के लिए है, K2 के लिए है टेरेन फैक्टर है, और TO ये क्या है, टोपोग्राफिक फैक्टर है K3 के लिए। तो गाइस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ये ट्रिक्स आपको याद रखना कि रे T2, ठीक है। आपके यहाँ भी होगा कोई T2 नाम का लड़का, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं रे T2। ये एक ट्रिक है गाइस, हमें तो सिर्फ ये लर्न करना है ना कि बाय हार्ट। और ये गाइस अगर ऐसी ट्रिक है जो मैंने एक ही बार बनाई थी और अभी तक मुझे याद है, रे T2। तो ये मैंने क्या सीक्वेंस में लिख रखे हैं, K1 K2 K3। तो रे मैंने R फॉर रिस्क फैक्टर, तो K1। वहीं टी तो टी से लग रहा है मुझे टेरेन, ठीक है। TE है क्योंकि मैंने टेरेन की TE वाली स्पेलिंग ले रखी है इसमें। तो टेरेन फैक्टर है K2 K3, ये टोपोग्राफिक फैक्टर है TO T2, ठीक है। तो TO क्या है, K3 का ये क्या है आपका। इस टाइप से गाइज आप ट्रिक है ये, आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद गाइज देखते हैं स्नो लोड भी गाइज हम डिजाइन पर्पज के लिए लेते हैं 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं फॉर 1 mm डेप्थ ऑफ स्नो के लिए। अगर गाइज कहीं पे डिजाइन पर्पज के लिए हम लेते हैं जनरली कि 1 mm डेप्थ के लिए स्नो लोड हम लेते हैं 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है गाइज। तो आगे चलते हैं हम। अब गाइज आती हैं कि हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस आती हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चरल स्टील होता है जो, उसमें परमिसिबल स्ट्रेस हम क्या क्या लेंगे। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये बाय हार्ट लर्न करना है, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ईजिली आप कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। उसके गाइज परमिसिबल स्ट्रेसेस में क्या है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है, तो ये इस टाइप से इनके नियम है कौन कौन से हैं। ये जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है मैं बता दूंगा आपको कैसे में इनको सीक्वेंस में बोलना है। उसके बाद वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगे, फॉर्मूले क्या क्या हैं। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या क्या लगाएगा इस पर। तो उसके बाद आ गया तुम्हारा आपका कहें कि एक्सियल स्ट्रेस। सबसे पहले आती है एक्सियल स्ट्रेस। तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस। तो गैस क्या हो सकती हैं, वो कंप्रेसिव नेचर की भी हो सकती हैं और टेंसाइल नेचर की भी हो सकती हैं, और इसकी वैल्यू होती है गाइस 0.60 FY। वहीं अगर आप ये 0.6 है इसको इससे 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा 1.66। वहीं गाइस अगर बेंडिंग स्ट्रेस है, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, तो ये भी एक कंप्रेसिव नेचर की हो सकती है और टेंसाइल नेचर की भी हो सकती है। तो गाइस इसके लिए जो फॉर्मूला है 0.66 FY है, और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि 1 को डिवाइड कर दो 0.66 से, तो ये 1.51 आ जाएगा। वहीं गाइस उसके बाद देखते हैं कि एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू होती है 0.40 FY, सॉरी गाइस 0.40 FY। और इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 2.5 होगा, 1 को डिवाइड कर दीजिए 0.4 से। वहीं आप मैक्सिमम, ये गाइस है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। गाइस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, एक तो एवरेज है और एक है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, एक एवरेज शियर स्ट्रेस है और एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो इनको पढ़ना भी इसी टाइप से, मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इस टाइप से पढ़ेंगे गाइस। और आपको पता है एवरेज है तो कमी होगी, मैक्सिमम से तो कमी होगी, तो इसलिए 0.40 है, और जो मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो 0.45 हो जाएगी। और 1 से 0.45 1 को 0.45 से डिवाइड कर दिए, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.2 आ जाएगा। वहीं बियरिंग स्ट्रेस है गाइस, तो बियरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस हो जाएगी आपकी 0.75 FY 1.33। उसके बाद गाइस है कि इसमें जो FI है ये क्या है, ये यील्ड स्ट्रेस है गाइस। एंड गाइस उसके बाद आप में उसके बाद गाइस यहाँ पर है आपका, इसमें गाइस दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, और हर पॉइंट्स के हर एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा बैक करके स्टॉप करके आप इनको रिटर्न कर सकते हैं, तो गाइस इसमें फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्हेन विंड एंड अर्थ, हाँ गाइस व्हेन विंड earthquake
earthquake loads are considered for design। तो गाइज यहाँ पर जो हमारी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो उनमें इंक्रीमेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। अब गाइज ये दो टाइप से इंक्रीमेंट होता है कि गाइज ये पॉइंट आप नोट याद रखना कि व्हेन विंड एंड अर्थक्वेक लोड्स आर कंसीडर्ड फॉर डिजाइन। ठीक है, तो गाइज इसमें दो टाइप्स के होते हैं कि मेंबर में कितना होगा और कनेक्शंस में कितना इंक्रीज होगा। गाइज कनेक्शन में क्या होता है कि कनेक्शन में कम इंक्रीमेंट होता है, जबकि जो मेंबर हैं उनमें ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो अगर मेंबर्स की बात करते हैं गाइज, मेंबर्स में, तो मेंबर्स में कितना इंक्रीमेंट होगा जब हम विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड कंसीडर कर रहे हैं। तो जो मेंबर्स हैं इनमें इंक्रीज होगा कितना, 33.33%। ये इसको हम 1/3 का इंक्रीमेंट कह सकते हैं। उसके बाद गाइस दूसरा है 1/3% का इंक्रीमेंट कह सकते हैं। उसके बाद गाइस देखते हैं कनेक्शंस में। कनेक्शन आप समझ गए होंगे कि रिवेट हैं, जैसे रिवेट्स हैं, बोल्ट्स हैं। ठीक है गाइस, तो कनेक्शंस में जो गाइस जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा आपका 25% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दो पॉइंट्स, और आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्स में इसके। उसके बाद गाइस आता है आपका परमिसिबल डिफ्लेक्शन। गाइस ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन वाला बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और क्योंकि इसमें अनसफिशिएंट हर किसी ने अनसफिशिएंट हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो गाइस मैंने भी एक सोर्स से ये डिटेल निकाली है कि एक्चुअल में मैंने कन्फ्यूजन कहाँ होता है। तो गाइस एक तो है जो मैक्सिमम जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है गाइस, वो तो फर्स्ट परमिसिबल डिफ्लेक्शन परमिसिबल डिफ्लेक्शन, इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स। ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा स्पान अपॉन 325। उसके बाद गाइस यही है, और एक और है मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन व्हेन, दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। तो ये दो टाइप का आता है। एक आता है फर्स्ट व्हेन क्रैक्स व्हेन मेंबर, फर्स्ट आ गया व्हेन मेंबर susceptible to cracks। और दूसरा आता है गाइस कि when member not susceptible to crack। तो गाइस इसका आएगा आपका when member is susceptible to crack, उस समय आएगा स्पान अपॉन 360, क्योंकि वो मेंबर इज ससेप्टेबल टू क्रैक्स, तो उस केस में स्पान अपॉन 360।
वही बात करते हैं कि व्हेन मेंबर इज नॉट ससेप्टेबल टू क्रैक, तो इसमें इस केस में आ जाएगा स्पान अपॉन 300। तो गाइज आपको पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं, और गाइज आप इसमें रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि हायर है क्या, एक्चुअल में क्या है, ये स्पान अपॉन 325 क्या है, और ये व्हेन क्रैक्स आर ससेप्टेबल टू क्रैक स्पान अपॉन 360 क्या है, व्हेन मेंबर इज नॉट ससेप्टेबल टू क्रैक तो ये स्पान अपॉन 300 क्या है। गाइज ये है आपका, ये केस है जो ये WSM का केस है, याद रखना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि WSM में पूछ देगा कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्स परमिसिबल डिफ्लेक्शन है वो क्या है, स्पान अपॉन 325। बट जो LSM है गाइस, इसने दो केस दे रखे हैं, ये LSM है, इसके ये दो केसेस आ जाते हैं, एक ए है व्हेन मेंबर्स आर ससेप्टेबल टू क्रैक तो स्पान अपॉन 360, वहीं व्हेन मेंबर इज नॉट ससेप्टेबल टू क्रैक तो स्पान अपॉन 300 आ जाएगा। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, आप इनको इस टाइप से याद कर सकते हैं, याद करते हैं। और गाइज ये कोई भी नहीं बताता है, कोई भी कहीं भी देखते हैं आप तो WSM यहाँ पे मतलब एक कंफ्यूजिंग रहता है कि यार ये क्या मैंने कौन सी लाइन के लिए ये हमने डिफ्लेक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद गाइज देखते हैं लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है आपका कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन, परमिसिबल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन गैंट्री गर्डर, परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन गैंट्री गर्डर। तो गाइज ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत MCQ बनते हैं इससे। तो फर्स्ट है गाइज कि व्हेन गैंट्री गर्डर, व्हेन गैंट्री गर्डर इज मैनुअली ऑपरेटेड, व्हेन गैंट्री गर्डर इज मैनुअली ऑपरेटेड तो ये हो जाएगा गाइस, इसके लिए हो जाएगा आपका स्पान अपॉन 500, इतना इसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा जब मैनुअली ऑपरेटेड होगा तो स्पान अपॉन 500। वहीं दूसरा पॉइंट देखते हैं कि व्हेन गैंट्री गर्डर इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड तो गाइस ये हो जाएगा स्पान अपॉन 750। देगा ये 250 ये बढ़ेगा, 250 का इंक्रीमेंट होगा, 500 फिर 700। पर गाइस हाँ इसमें एक लिमिट है कि जो इसकी कैपेसिटी होगी यहाँ पे, कैपेसिटी ये लेस देन 50 टन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जब 50 टन से कम हो कैपेसिटी तो स्पान अपॉन 750। थर्ड पॉइंट है गाइस, व्हेन गैंट्री गर्डर इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड तो है पर जो कैपेसिटी है इसकी, कैपेसिटी है ग्रेटर देन 50 टन, तो इस केस में आ जाएगा गाइस स्पान अपॉन 1000। तो गाइस ये सारे थे आपके आज के टॉपिक्स, और मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो गाइस आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपके सारे बेसिक्स हैं जो स्टील स्ट्रक्चर के वो आज ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुका हूँ, और कल से हम कनेक्शंस पढ़ेंगे, रिवेट से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। और मैं भी आपके जैसे एक एस्पायरेंट हूँ, पर मुझे भी प्रिपरेशन में मोर देन 2 ईयर हो चुके हैं। तो गाइस प्लीज़ आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा शेयर हैं, लाइक्स हैं कर सकते हैं प्लीज़ गाइस, एंड दिस इज़ ओनली मोटिवेशन फॉर मी दैट कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस।